जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो क्वेश्चन हाईलाइट आपको देखने को मिल जाएगा ना, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पूछा गया था अभी जो रिसेंटली यूपीएससी का एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है जीएस 1 के अंदर में। अगर आप क्वेश्चन के बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया ना, वो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर ऑफ बैलेंस का, पावर ऑफ बैलेंस। और पावर ऑफ जो बैलेंस पूछा गया, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके पूछ लिया यूपीएससी ने। बस यही पूछा है इसमें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि 1914 से लेकर के जो 1918 तक जो वॉर चला था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका जो मेन रीजन था वो क्या था कि पावर ऑफ बैलेंस को क्या करना था, अब मेंटेन करके चलना था। यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसको, उसमें पावर ऑफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या किया गया था, पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। क्वेश्चन यही पूछा गया है। इसमें कहाँ तक कहना ये सही होगा कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो पावर ऑफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए किया गया था। तो जिसमें हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम आज की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है या पावर बैलेंस है, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म एंड मिलिट्रियलिज्म। फिर बात करेंगे युद्ध से पहले, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले की जो प्री टेंशंस थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वहां पे के जो किंग थे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो किंग थे उनकी जो हत्या कर दी गई थी, यानी कि एक ऐसा इवेंट था जिसने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें आग लगाने का काम किया था, यानी कि शुरुआत करने का काम किया था। अगर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन अब कैसे निकल के आया, तो अभी अगर आप मिडिल ईस्ट देख लो या आप रशिया यूक्रेन देख लो, तो वहां पे क्या है, अब एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो मेनली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो कहीं ना कहीं क्या रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। बस उसका क्या है, वो पीछे बैकग्राउंड में जाकर के यूपीएससी एग्जाम मतलब यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चंस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हो सकते थे इंपॉर्टेंट, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो इससे क्या रहेगा कि हमारी जो आंसर राइटिंग है वो डिस्कशंस चलती रहेगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होगी क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी रह गया था, तो जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर ये बैलेंस ऑफ पावर है क्या। देखिए बैलेंस ऑफ पावर का सीधा सीधी मतलब होता है कि जिसमें कोई भी एक सिंगल कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, तो उसके लिए जो ग्रुपिंग बनाई जाती है, ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, ताकि जो पावर है नेशनल मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उसी को कहते हैं हम पावर ऑफ बैलेंस। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझिए कि अलायंस के द्वारा या जो ट्रीटीज होती हैं उनके द्वारा जब नेशन क्या करते हो, ग्रुप बनाती है, तो वो किस लिए बनाती है, ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे किसी एक कंट्री का जो पावर है, इन्फ्लुएंस, वो ना बढ़ जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाती है, जो ग्रुप बनाती है, जो ट्रीटीज करती है, वो ये काम किसके लिए करती थी कि जो पावर ऑफ बैलेंस उसको क्या किया जा सके, मेंटेन करके रखा जा सके। यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब सीधा सीधी इन शॉर्ट ये समझिए कि जिसमें एक देश या एक से ज्यादा देश की जो ग्रुप होती है वो ज्यादा शक्तिशाली ना बन जाए और दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए, डेंजरस ना हो, थ्रेट्स ना बन जाए। तो इसलिए कंट्री क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज के साथ अलायंस करती है या ट्रीटी साइन कर लेती है। तो जैसे यूरोप के टाइम पे देखने को मिल जाएगा, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो नाटो, और नाटो के अल्टरनेटिव में क्या बनाया था, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो नाटो बना था रसिया के अगेंस्ट में कि यदि रसिया ज्यादा पावरफुल यानी कि ज्यादा पावरफुल बनता है तो उसको टैकल करने के लिए वेस्टर्न कंट्री ने पूरा अपने ग्रुप बना दिया था नाटो।
और रसिया ने उसके अगेंस्ट में क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। मतलब आप ये समझिए कि आप एक अच्छा खासा एग्जांपल देख सकते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या थी, जो भी अलग अलग कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, अपने ग्रुप्स बना रही थी। रीजन क्या था कि किसी एक के पावर के बढ़ जाने से जो वर्ल्ड पे खतरा था उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रही थी, ग्रुपिंग कर रही थी। तो यहाँ पे पावर ऑफ बैलेंस के अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप कोल्ड वॉर को पढ़े। तो जो पावर ऑफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको वहां पे एकदम इजिली क्लियर हो जाएगा। आपको एक जनरल साधारण एग्जांपल से समझाता हूँ पावर ऑफ बैलेंस क्या है। मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है एक्स एंड और दूसरा है वाई। एक्स पर्सन के पास क्या है, सोसाइटी में अगर जिस सोसाइटी में वो रह रहा है इसके पास कुछ वेपन्स हैं और वाई पर्सन के पास वेपन्स नहीं है। तो ये जो एक्स पर्सन होगा ना, ये दूसरों के लिए क्या बन जाएगा, एक थ्रेट बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। तो वही अगर अदर पर्सन यानी कि वाई पर्सन भी अपने पास कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अगर वेपन्स को कलेक्ट करके रखता है तो इससे क्या होगा, दोनों के लिए ये रहेगा कि दोनों के पास क्या रहेगा, अब वेपन्स है तो दोनों के लिए पावर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा वहां पे। आप इन शॉर्ट एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि एक के थ्रेट को यानी कि एक के खतरे को कम करना और अपनी पावर को बढ़ा करके उसको टक्कर देना। तो एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पावर ऑफ बैलेंस हो रखा है। तब दोनों के पास क्या रहेगा, एक डर रहेगा कि अगर मैंने उस सामने वाले को कुछ हानि पहुंचाई तो सामने वाला भी हमको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। एक एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं, जो न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं वो आज के टाइम पे क्या करते हैं कि जो भी न्यूक्लियर पावर वेपन्स वाले जो कंट्रीज हैं वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो पावर ऑफ वायलेंस है ना उसमें भी आपको रोल प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और हम भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और चाइना भी एक पावरफुल यानी कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो जब हमारे आसपास के नेबर्स के पास जब न्यूक्लियर पावर जब डेवलप कर लिया था तो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम भी अब क्या करें, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करें। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के जो रीजन्स में जो न्यूक्लियर पावर जो कंट्री ने डेवलप किया था वो हमारे लिए खतरा बन गया था कि वो हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो अपने रीजन में पावर को बैलेंस बनाए रखने के लिए फिर हमने क्या किया था कि हमने भी अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी क्या करी, डेवलप करी। तो आज हमारी कंट्री भी क्या है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो जिसकी वजह से चाइना को और पाकिस्तान को इस बात का भी डर रहता है कि अगर चाइना ने या पाकिस्तान पे हम पे न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो हम भी क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब सामने वाले की पावर बढ़ रही हो और उसी की तरह से उतना ही पावर आप भी जब इंक्रीज कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है क्लास 12 की एनसीईआरटी, उसका जो पहला चैप्टर है, वैसे सीबीएसई ने अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कोल्ड वॉर हटा दिया है, लेकिन आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करके वो जो पहला चैप्टर आप उसको एक बार जरूर पढ़ें। तो उसमें आपको जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर बैलेंस ऑफ पावर है क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग में पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने इजी वे में डिफिनेशंस लिख रखी थी कि पावर ऑफ बैलेंस क्या है। आप इसको भी पढ़ लेंगे तो जनरल इंग्लिश आप उसको पढ़ करके आप भी समझ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए हिंदी में भी नीचे जस्ट उसी के नीचे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए उसके बाद आता है कि जो मेरा दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था वो कर रखा है प्री वॉर टेंशन। यानी कि देखिए कोई भी चीज एक शुरू नहीं हो जाता है कि जैसे हमने डिसाइड किया कि आज युद्ध हुआ तो आज ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो नहीं। किसी भी इवेंट को मतलब किसी भी घटना को एकदम निकल के आने से पहले क्या होता है, पहले से ही छोटी छोटी चीजें क्या हो रही थी, इवेंट्स हो रहे होते हैं, तब जाके एक बड़ी घटना घटती है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले क्या था, अलग अलग कंट्रीज यूरोप के अंदर में क्या कर रहे थे, अपनी जो अलायंस कर रही थी यानी कि वो ग्रुपिंग कर रही थी। यानी कि देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो वो दो ग्रुप्स ऑफ नेशंस के बीच में हुआ था, जिसे हम अलायंस पावर भी कहते हैं और सेंट्रल पावर भी कहते हैं। तो जैसे अगर हम ट्राइबल इंटेंटेड की बात करते हैं या हम ट्रिपल अलायंस की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग नेशंस थे। जैसे अगर हम यूरोप के साइड से बात करते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम अलायंस की बात करते हैं तो इसमें आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आपको देखने को मिल जाएगा।
तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में हुआ था, तो इसमें बहुत सी कंट्री इंगेज थी, इसलिए हम इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो जो ये ग्रुप बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि वर्ल्ड पे क्या किया जाए, जो विश्व है उस पे जो पावर ऑफ बैलेंस है, या सॉरी अगर आप कह सकते हो बैलेंस ऑफ पावर है, उसको क्या किया जा सके, बनाए रखा जा सके। इसीलिए अलग अलग कंट्री अलग अलग देश के साथ क्या कर रही थी, अलायंस कर रही थी। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन करना, तो वो क्या कर रही थी, एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही थी। और इंटेंट का मतलब होता है संधि करना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने लिए इंग्लिश के जो मीनिंग्स होते हैं उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर देखिए बात करते हैं कि जो इम्पेरियल जो राइवलरीज थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है इसमें जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कॉलोनीज बनाने के लिए और ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पर अपना डोमेन्स स्टैब्लिश करने के लिए। देखिए जो ग्लोबल डोमेन्स है ना, ये आपको कोल्ड वॉर के टाइम पे भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो कोल्ड वॉर का जो टाइम चल रहा था ना, यानी कि जैसे ही हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवेंट हुआ खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। और जैसे ही 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब उसके बाद दो इवेंट होते हैं। पहला एक यूएनओ की स्थापना की जाती है और उसी के साथ साथ क्या होता है, यूएसएसआर जो कि आज के टाइम पे रसिया है और यूएसए के बीच में क्या हो जाती है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। और ये जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 1945 से लेकर के 1991 तक की, जब तक वो सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर था उसका डिसोल्यूशन नहीं हो गया और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रसिया नहीं बन गया था, तब तक कोल्ड वॉर चलता रहा। क्योंकि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो ग्लोबल डोमेन्स था वो किसका निकल करके आया था, यूएसए का निकल के आया था। यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूएसए का जो दबदबा था, हेजेमनी था, वो क्या हो चुका था, इंक्रीज हो चुका था। तो वही अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो वहां पे भी जो कॉम्पिटिशन्स निकल के आ रही थी कॉलोनियल कंट्रीज के बीच में, वो इसी के लिए निकल के आ रही थी कि ग्लोबल लेवल पे क्या करना, कॉलोनीज बना के रखना और ग्लोबल लेवल पे अपना डोमेन्स को इस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए जो स्ट्रगल था वो और भी ज्यादा क्या हो चुका था, बढ़ चुका था। तो ज्यादातर आपको किसके बीच में देखने को मिलेगा, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में देखने को मिलेगा। तो जर्मनी जो क्या था, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कॉमन देखने को मिल जाएगा एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कॉमन देखने को मिल जाएगा। तो जर्मनी किसके अगेंस्ट में था, तो जर्मनी जो था वो आपको किस ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल अलायंस ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रल पावर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए उसके बाद जो अगला पॉइंट था वो था नेशनलिज्म एंड मिलिट्रिज्म। अब नेशनलिज्म देखिए, नेशनलिज्म एंड मिलिट्रिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। तो कंट्रीज के द्वारा क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या बन रहे थे, नेशनलिस्टिक और मिलिट्रिस्टिक्स बनते जा रहे थे, मतलब वो बढ़ावा दे रहे थे। तो देशों में जो राष्ट्रवाद और जो सैन्यवाद था वो भी ज्यादा बढ़ रहा था। तो जिसका मतलब ये था कि वे अपनी शक्ति पर क्या कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे और बड़ी सेना बना रहे थे। मतलब धीरे धीरे वो अपनी जो आर्मीज थी उसको भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, डेवलप करना शुरू कर दिया। तो देखिए ये जो स्ट्रगल चल रहा था ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे इवेंट्स जो हो रहे थे, टेंशन्स जो बनी जा रही थी, इसमें आग लगाने का, एक बड़े इवेंट का आग लगाने का काम किया था जब आर्चोडुक फेडरिनेंट की क्या हुई थी, जब हत्या कर दी गई थी। तो इनकी जो हत्या की गई थी तो वो हुई थी 1914 में। और जैसे ही इनकी हत्या की गई तो जो भी अलायंस हुए थे यानी कि जो ग्रुपिंग की गई थी उनके बीच में फिर क्या था, जो वॉर थी वो अचानक से स्टार्ट हो गई। यानी कि 1940 में जब ऑस्ट्रिया, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की आचार्य ड्यूक की जब हत्या हुई थी, तो जो एक पूरी श्रृंखला प्रतिक्रिया थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, शुरू हो गई थी। तो जिसमें देश ना केवल अपने जो कोऑपरेटिव नेशंस थे यानी कि जिनके साथ उन्होंने अलायंस बना रखा था, उनके सहयोग से भी क्या है, रक्षा करने के लिए क्या है, प्रॉपर तरीके से एक तरीके से क्या किया था,
युद्ध छेड़ दिया था, वॉर स्टार्ट कर दी थी, बल्कि अपनी शक्ति यानी कि जो भी उनके पास पावर थे और उनका जो भी इन्फ्लुएंस था उसको बनाए रखने के लिए भी, यानी कि वो वर्ल्ड लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस और पावर को क्या करना चाहते थे, बना के रखना चाहते थे। तो ये रीजन था, मेन रीजन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो वो यही था कि जो इतने सालों से जो एक प्री वॉर जो टेंशन चल रही थी उसको एक बड़े इवेंट में, वॉर में जो कन्वर्ट करने का काम किया था वो इसी ने किया था। फिर देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं, तो इसीलिए जबकि जो वॉर हुए थे, युद्ध थे, वो केवल शांति संतुलन के लिए ही नहीं था, इसे बनाए रखना यानी कि जो पावर ऑफ बैलेंस है उसको बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण रीजन भी था, एक कारण भी था। तो जिसमें देश नहीं चाहते थे कि उनकी जो क्या थे, जो राइवल्स थे वो क्या कर सके, अपने पावर को दोबारा गेन कर सके और जो वर्ल्ड लेवल पे है वो क्या कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो वो अपने पावर को मेंटेन बनाए रखना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ था, पावर धीरे धीरे फिर शिफ्ट होते चली गई थी। आज जब पावर शिफ्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा कोल्ड वॉर, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली आप देखोगे कि जहाँ पे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसमें जो दो कॉम्पिटिटर्स थे यूएसएसआर और रसिया, और जैसे ही यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है तो पावर जो होती है, बैलेंस ऑफ पावर, वो टोटली शिफ्ट हो जाती है यूएसए के फेवर में। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आंसर हमने डिस्कस किया वो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई पॉइंट्स लगता है कि ये इंपॉर्टेंस थे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस हो तो आप वीडियो के रिगार्डिंग भी सजेशंस दे सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।